सबके कुछ कॉमन सवाल रहते हैं। उस कॉमन सवाल्स को पहले मैं डिस्कशन करूंगा। पहली चीज, पहला सवाल रहता है कि एक्सचेंजर कब आएगा। एक्सचेंजर 2027 सेकेंड हाफ में आएगा। दूसरी बात होती है कि एक्सचेंजर के साथ में हमारा कॉइन लिस्ट होगा क्या। भैया, एक्सचेंजर उसी लिए बना रहे कि कॉइन लिस्ट हो जाए और हर एक एक्सचेंजर के ऊपर लिस्ट हो जाए, ना कि एमएसटी के ऊपर खाली लिस्ट हो जाए। तीसरी बात आती है कि क्या एक्सचेंजर आने के बाद में हमारे नेटिव कॉइन का रेट $1 बनेगा क्या, और उसका ट्रेड होगा क्या। तो थोड़ा सा लेयर वन ब्लॉकचेन की जर्नी को हम लोग देखते हैं। मैं मेरे स्पीच में थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा वो चीजें। इसके अलावा सवाल आते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन अभी तक क्या क्या एडॉप्शंस कर रहे हैं, किस तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन अपने टेक को, अपनी इनोवेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके बारे में मैं डिस्कशंस करने वाला हूँ। मैं ये पॉइंट दे रहा आपको कि आप क्या क्या पूछने वाले हैं और उसके जवाब क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अभी और बात आती है कि लेयर वन ब्लॉकचेन में 21 नोड क्यों रखे हैं। तो लेयर वन ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से लेयर वन ब्लॉकचेन को चलाने के लिए 21 नोड्स की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआत में 42 क्यों रखे थे। तो शुरुआत में 42 इसके लिए रखे थे क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हमारे लेयर वन ब्लॉकचेन के ज़्यादा से ज़्यादा नोड होल्डर बने, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शंस लोगों के पास में जाए। और इसी के साथ हम लोग जो एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रियलिस्ट और अलग अलग इनोवेशंस यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी टेक उस लेवल तक आगे बढ़े। लेकिन उसमें होता क्या, उसमें हमारे फ्रैक्शन वैलिडेटर का नुकसान होता था। क्योंकि फ्रैक्शन वैलिडेटर यदि ज़्यादा बनते थे तो सबके पास में कॉइन्स बहुत कम अमाउंट में आते थे। अभी और एक सवाल आता है कि सही में एमएसटी ब्लॉकचेन जो काम कर रही है उस हिसाब से अगले 4 मंथ के अंदर 11 नोड एक्टिवेट हो जाएंगे क्या। तो वो भी टॉपिक मैं लेने वाला हूँ। इसके अलावा अभी तक के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि मेरे जो वॉलेट है उस वॉलेट के ऊपर मुझे कॉइन रिसीव नहीं होते हैं कभी कभी। तो उसका रीज़न क्या होता है, और मेरे वॉलेट के फेजेस चले गए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये बेसिक सवाल है। और ये बेसिक सवाल ही रहते हैं हर किसी के। अदरवाइज कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं रहती है। तो पहले मैं चाहूँगा कि 10 मिनट हम लोग थोड़ा सा सीखे, समझे एमएसटी को, एमएसटी की जर्नी को समझे, और एमएसटी किस वे में कहाँ जा रहा है और हम किस सोच में कहाँ बैठे हैं। ये थोड़ा सा जरूर सोचना जरूरी है। क्योंकि ये जर्नी क्या आज से स्टार्ट नहीं की है आप लोगों ने। ये जर्नी आज से स्टार्ट नहीं की है मैंने। ये 2008 से, जब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, मार्केट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक लेयर वन ब्लॉकचेन के लिए अलग अलग सवाल, अलग अलग थॉट्स हमने लगाए। और उस थॉट्स को सही करने के लिए हम लोगों ने हमारे एसेट्स को भी बेचे कि नहीं भैया, बिटकॉइन आगे नहीं बढ़ सकता, उसका वैल्यू नहीं हो सकता, उसको कोई यूज नहीं करेगा, वो स्कैम है, वो ये है वो है। ऐसे करके अलग अलग चीजों को हम लोगों ने सोचा, समझा, जाना, और उसी तरीके से बिहेवियर भी किया। तो यदि हम लोगों ने ये बिहेवियर्स किए तो आज हमारी क्या हालत है। हमारे पास में किसी भी लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होल्ड है क्या। नहीं है। हमारे पास में किसी लेयर वन ब्लॉकचेन के ज़्यादा से ज़्यादा नोड है क्या, फ्रैक्शंस है क्या। नहीं है। क्या हमारे पास में किसी लेयर वन ब्लॉकचेन के ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग राइट्स है क्या। नहीं है। क्या हम लोग किसी लेयर वन ब्लॉकचेन की ओनरशिप ले चुके हैं क्या। नहीं ले चुके। यानी हमने क्या किया, हमने हमारे थॉट्स लगाए, हमारे दिमाग लगाए, क्योंकि हम लोग डेवलपर्स हैं, हम लोग इस इंडस्ट्री के माहिर लोग हैं, हम इस इंडस्ट्री को भली भांति जानते हैं।
और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हर एक डिटेलिंग चीजों को हम लोग जानते हैं, इसके लिए हम लोगों ने अभी डिसीजन कभी नहीं लिया, और लिया भी तो वो डिसीजन को हम लोगों ने प्रूवन नहीं बनाया। जैसे ही बिटकॉइन 8 रुपए से लेके 100 रुपए तक पहुंचा, धड़ाधड़ सब लोगों ने बेच दिए। 100 रुपए से 19 हजार तक गया तो भी लोगों ने बेच दिए। 1 लाख रुपए के ऊपर गया तब हमारे समझ में आया कि यार इसमें सही में कुछ ना कुछ है, हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब जाके हम लोगों ने हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए उसको यूज किया। तो क्या ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो है? सही में क्रिप्टो ही ब्लॉकचेन को आगे बढ़ाता है क्या, टेक को आगे बढ़ाता है क्या? तो इन सारी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैंने ये सारी चीजें आप सभी के साथ में डिस्कशन करने का आज इसीलिए सोचा, क्योंकि देखिए पिछले 1.5 साल के अंदर एमएसटी ब्लॉकचेन ने हर एक चीज को बताया जो आप कभी नहीं जान पाते थे, ना आपने कभी जानी थी। क्योंकि मास्टर स्ट्रोक एकेडमी जो है वो चाहती है कि हमारे हर एक लीडर को, हमारे हर एक वैलिडेटर को, हमारे हर एक यूजर को ब्लॉकचेन टेक, ब्लॉकचेन इनोवेशंस, क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन एडॉप्शंस के बारे में पता चले। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक एकेडमी ने हर एक यूजर को जैसे सिखाया, उसी तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ऑडिटोरियम्स करके बच्चों को भी सिखाया। बच्चों को बाकायदा इंटर्नशिप के लिए हायर किया, बच्चों को बाकायदा सर्टिफिकेशंस दिए, उनके प्रोजेक्ट्स को टेस्टनेट के ऊपर टेस्ट करने का मौका दिया, और उनके जो प्रोजेक्ट वेरीफाइड और वैलिड है, जो नॉर्मल यूजर के यूज में आने वाले हैं, और वो ब्लॉकचेन टेक के ऊपर डिप्लॉय है, वैसे प्रोजेक्ट को वेरीफाई और वैलिडेट भी किया। क्या ये अधिकार एमएसटी के पास में है? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट आप जब बनाते हो तब प्रोजेक्ट कौन सा है, क्या है, वो सब देखना एमएसटी के अधिकार में है। क्योंकि अ, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और लेयर 1 ब्लॉकचेन ओपन सोर्स होने की वजह से इस ब्लॉकचेन के सोर्स कोड जो भी कोई डेवलपर, जो भी कोई इनोवेटर, जो जो भी कोई डिजाइनर मैच करेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वैलिड और वेरीफाई होगा, जो एग्जैक्ट सोर्स कोड मैच करेगा। यानी ये मैनेजमेंट के अधिकार में ही नहीं है। एज अ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के हिसाब से लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, टोकन्स, कॉइन्स, प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशन बनाना चाहता है किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर, तो जब तक वो डेवलपर उस ब्लॉकचेन के सोर्स कोड को मैच नहीं करते, उनके प्रोटोकॉल्स के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, तब तक वो वेरीफाइड और वैलिड नहीं माना जाता। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का होता क्या है जो वैलिड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है? तो उसमें कल जाके कोई भी बग्स आ सकते हैं, उसमें कल जाके आपके फंड्स की अनसिक्योरिटी हो सकती है, वहां पे मैनिपुलेशंस हो सकता है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो हमें कैसे चेक करना है, कैसे वेरीफाई करना है, कैसे वैलिड करना है, इसके ऊपर भी हम लोग आज बात करेंगे। बहुत सारी बातें मैंने कही है। अजय जी, थोड़ा सा मुझे अनम्यूट करके बताइए, ये सारे टॉपिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्या? अजय जी, आपने हैंड राइज किया था, आपको अनम्यूट का मौका है। सर जी। जी। सर जी, आप ये स्कैमर्स को आप क्यों एक्शन नहीं ले रहा है उसके ऊपर? क्या सर? स्कैमर के ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले रहा? कौन सा स्कैमर? ये टेलीग्राम में स्कैम कर रहा है। सर, एमएसटी पी टू एमएसटी पी कम्युनिटी में। ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग ये ऑफिशियल ट्रेडिंग नहीं है, पहली नहीं। बात। दूसरी बात, दो दो मिनट, 2 मिनट। वहां पे ऑफिशियली मेरी तरफ से, वहां पे जो एडमिन्स है उनकी तरफ से कंटिन्यूसली आपको मैसेज डाला जा रहा है। एक सिंपल चीज देखिएगा, टेलीग्राम जो अकाउंट है वो सोशल अकाउंट है। राइट। कल जाके फेसबुक के ऊपर कोई भी सोशल अकाउंट
के ऊपर कोई भी मैसेज डालता है, कोई भी हम्म, चीज वहां पे राइट करता है, तो उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस बंदे का है, और जो उसके साथ में डील कर रहा है उसका है। क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन ने कहीं पे भी पी टू बी प्लेटफॉर्म को लीगली प्रमोट नहीं किया है। ये इंटरनली लोग बाय सेल कर रहे हैं, इंटरनली लोग होल्ड कर रहे हैं, जिसके ट्रांजैक्शंस क्लियर है वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है। ये आपके ऊपर है। और थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर रहा था। मुझे नहीं लगता है कि ये मेरे को इससे मौका ज्यादा दे दो। इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। नहीं नहीं, वो आदमी बहुत आदमी को स्कैम कर रहा है। मेरा चीज क्या है, नहीं, कम्युनिटी। लेकिन देखिए सर, मैं एक बात बोलूं क्या, किसी भी बंदे के ऊपर भरोसा करने से पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा कि वो बंदा उतना कैपेबल है क्या, उसके थ्रू आपने, उसके पास में, उसके वॉलेट में उतने कॉइन है क्या, उसने कितने फ्रैक्शंस बाय किए, उसको पूछा है क्या आपने। और किसी भी बंदे को आप जब ट्रेड करते हो, आप सब्जी मंडी में जाते हो तो पहले सब्जी लेते हो और फिर बाद में पैसा देते हो। एक्चुअली ये मेरे साथ नहीं हुआ है, कल मेरे एक नहीं, दोस्त के आप साथ हुआ आपके है। लिए नहीं बोल रहा सर, मुझे पता है, हाँ। मैं हर एक जगह पे वॉच करता हूँ। जितना ध्यान आपका नहीं है ना, उससे 10 गुना ध्यान मेरा रहता है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और वहां पे हम लोग कंटिन्यू लोगों को नोटिफाइड करते हैं, कंटिन्यू लोगों को बताते हैं कि भाई ऐसा मत करो। सर ओके, ओके, आप जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इशू की आगे बात कर रहे हैं बढ़ते मेरे हैं, को। थोड़ा सा मैं एक टॉपिक पाँच मुझे मिनट डिस्कशन करना है, आगे बढ़ते हैं अजय जी। चलिए, तो यहाँ पे और एक चीज मैं सभी से कहना चाहूंगा, आप सभी ध्यान रखें। कोई भी आप ब्लॉकचेन का, कोई भी क्रिप्टोग्राफी का, किसी भी लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन यदि आप ट्रेड करना चाहेंगे तो ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है। दूसरी बात, यदि आप पी टू पी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पी टू पी ट्रेडिंग में आप और वो बंदा उस ट्रांजेक्शन्स के लिए एक दूसरे से बात करें, और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों की है। यहाँ पे कहीं पे भी एमएसटी मैनेजमेंट या मैं खुद भी डायरेक्टली आपको नहीं बोल रहा कि आप कॉइन बाय करो और पी टू पी में करो। यदि आपका कोई बंदा है जिससे आप बहुत सालों से जानते हो या उसके ट्रांजेक्शन्स को जानते हो, तो एज अ फिर उनके साथ में आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। क्योंकि पी टू पी ट्रेडिंग में मैक्सिमम मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है जिनके सिंगल अकाउंट्स भी नहीं है, उन्होंने सिंगल फ्रैक्शन भी नहीं लिया है, और वो जानते हैं कि आज एमएसटी बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है, उसकी कम्युनिटी बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ रही है, और लोग चाहते हैं नेटिव कॉइन को होल्ड करना, इसके लिए वो स्कैम कर जाते हैं आप सबके साथ में। तो आप थोड़ा सा सोच बूझ के आगे बढ़िए। चलिए, मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि एमएसटी आगे कैसे बढ़ रहा है। मैं थोड़ा सा सबके लोअर डाउन करा। वैभव जी, क्या आप अवेलेबल हैं? चलिए, हाँ, मुझे यस सर। थोड़ा सा बताइए कि आप सभी लोग हैंड राइज कर सकते हैं। मैं जो टॉपिक डिस्कशंस कर रहा था उस टॉपिक्स को आगे बढ़ाया जाए। जिसको लगता है वो हैंड राइज कर सकता है कि जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे वो आगे बढ़ाए या क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ जाए। मैक्सिमम लोग यदि हैंड राइज करते हैं तो मैं वो टॉपिक को आगे लेके जा रहा। अभिजीत सर, आपका टॉपिक आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन आंसर हम 15 मिनट बाद में लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो टॉपिक हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं। मैं आप सबके साथ में आज कुछ चीजें शेयर कर रहा, जिसमें से ये हमारी वेबसाइट है, एमएसटी ब्लॉकचेन की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के ऊपर हर एक चीज प्रॉपरली अपडेट होती जा रही है, और प्रॉपरली सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इस मीटिंग में बैठे हुए कितने लोग हैं जो डेली इस वेबसाइट को देखते हैं?
डेली यहाँ के अपडेशंस देखते हैं, डेली यहाँ के सारी चीजों को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। इस मीटिंग में अराउंड 300 लोग हैं। तो 300 पर्सन्स में से कितने लोग हैं जो इस लेयर वन ब्लॉकचेन की जो पेज है इसको हर दिन पढ़ने की कोशिश करते हैं, हर दिन देखने की कोशिश करते हैं? ओनली 14, शायद 15। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग देखते हैं। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट आज मैं टॉपिक बताता हूँ कि आप यदि एमएसटी का क्या चल रहा है और एमएसटी किस लेवल तक आगे बढ़ रहा है, ये जो यदि समझना है, जानना है, सीखना है, तो आपको एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का ये जो पेज है वो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिश। और यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो करीबन 74,000 से ज़्यादा एक्टिव वैलिडेटर्स हम लोगों ने बनाए हैं। हमारा एवरेज ट्रांजैक्शन फीस जो है वो 0.001 है और हर 3 सेकंड में अपना ब्लॉक बन रहा है। नीचे एक स्क्रॉल हो रहा है जिसमें हर एक स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स हमारी जो हुई है इसका नाम यहाँ पे दिया है। आप देखोगे डे बाय डे इसमें नाम बढ़ते जा रहे राइट हैं। राइट राइट, बिल्कुल ये तो वायरल हो चुका सर, मैं रात में आपको भेजा था। चलो, तो इसके बारे में आज बात करते हैं। क्योंकि क्या है कि हमारे सारे वैलिडेटर्स है कंटिन्यू बोलते रहते हैं कि भैया 21 नोड्स कैसे एक्टिवेट होंगे। गाइस थोड़ा सा फोकस कीजिएगा अपने डेस्क के ऊपर, अपने स्क्रीन के ऊपर, और मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों के पास में ये न्यूज़ पहुंची है कि नहीं पहुंची है। हैंडराइज करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, बहुत कम लोगों के हैंडराइज आ रहे हैं। मैं अभी बात करने जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है एमएसटी में और कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बहुत दिन से मैं आप सभी के साथ में डिस्कशन करता आ रहा हूँ कि एमएसटी ब्लॉकचेन ये लेयर वन ब्लॉकचेन है। हमारे महेंद्र धोमसे जी, प्रमोद बोराटे जी ने आप सभी को मौका दिया, कम्युनिटी को मौका दिया पिछले 1.5 साल कि आप लेयर वन ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बने, फ्रैक्शन वैलिडेटर बने, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शंस नोड्स आपके पास में रहे। और कई दिन से ये चीज़ें चल रही है कि हम लोग स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, हमारा लॉन्च पैड तैयार हो चुका है और इस लॉन्च पैड के ऊपर सफायर करके एक वियतनाम की कंपनी है जो कम्युनिटी बिल्डिंग और एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। वो कंपनी हमारे एक नोड को बाय करने जा रही है और बाय कर चुकी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। बस उसको एक्टिव नहीं किया है। तो ये एक्टिव हो जाएगा अगले 12 दिन के अंदर। और जैसे ही ये नोड पूरा एक्टिव हो जाएगा उसके सारे फ्रैक्शंस जो है उसकी ओनरशिप सप्लायर्स को बनेगी। और ये लॉन्च पैड के ऊपर नोड सेलिंग चल रहा है। तो एमएसटी डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही एंजल इन्वेस्टर्स, ऐसे स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स करने वाले लोग और कुछ कम्युनिटी बिल्डर्स अगले 4 महीने के अंदर एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के जो 11 नोड बचे हुए हैं वो बाय करने जा रहे हैं। क्या आप इस न्यूज़ से खुश है सभी लोग? यानी एमएसटी अपना भविष्य बनाने जा रहा है, एमएसटी मैनेजमेंट अपने लेवल पे आगे बढ़ने जा रही है। क्योंकि एमएसटी है तो सब कुछ संभव है, एमएसटी है तो सब कुछ मुमकिन है। मैंने कल की शाम की मीटिंग में, परसों की शाम की मीटिंग में एक बात कही थी कि भाई आज भी कम्युनिटी सोचेगी ना कि मैं एक भी फ्रैक्शन बाय ना करूं तो एमएसटी कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये आप लोगों के लिए जवाब है कि एमएसटी कैसे आगे बढ़ेगी और एमएसटी कैसे आगे बढ़ रही है, मैनेजमेंट कैसे आगे बढ़ रही है। बस इतनी सी सोच हमें रखनी है
कि हम लोग इस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर है, हम लोग इस ब्लॉकचेन के पार्टनर है, हम लोग इस ब्लॉकचेन के ओनर है, और हम लोग एक ओनर के नाते, एक वैलिडेटर के नाते, एक यूजर के नाते इस ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस को जितना ज्यादा हम लोग होल्डिंग कर सके, हम लोगों के पास में जितना ज्यादा हमारी ओनरशिप रह सके, उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। क्योंकि मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लेवल पे हर एक चीज को आगे बढ़ा रही है, हर जगह पे अपने टेक को प्रेजेंट करते जा रही है, हर जगह पे अपने टेक को इनोवेशंस की तरीके से आगे बढ़ाती जा रही है, अपने लेयर वन ब्लॉकचेन के मिनट को हर एक जगह पे क्रिप्टोग्राफी के लिए, वेब 3 डेवलपमेंट्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, रियल एस्टेट के लिए, हर एक जगह पे अपने टेक को आगे बढ़ाते जा रही है। कल का एक फोटो आप सभी के पास में आया रहेगा, इंडिया में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट का सबमिट और एक्सपो हो रहा है दिल्ली में, जहाँ पे हमारे प्रमोद बोराटे जी, हमारे महेंद्र दोमसे जी वहां पे कनेक्टेड हुए हैं, और रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशंस के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन अपने टेक को प्रेजेंट कर रहा है। यानी एमएसटी ने फर्स्ट डे से जो जो चीजें बोली है, वो हर एक चीज को वहां पे दिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, और एक रेवोल्यूशन के तरीके से गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, अमिटमेंट्स को फॉलो करके ये टेक, एक कंपनी आगे बढ़ती जा रही है। तो एमएसटी है तो दोस्तों सब कुछ संभव है। हम लोग एज अ वैलिडेटर, हम एज अ नोड होल्डर, हम एज अ यूजर, बस हमें इतना ही सोचना है कि हमारे पास में इस ब्लॉकचेन के कितने ज्यादा फ्रैक्शंस है, हमारे पास में इस ब्लॉकचेन के कितने ज्यादा कॉइन्स है, जिससे हम हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हैं। क्योंकि जितना आप एमएसटी को समझ रहे हो, उससे भी 100 गुना वास्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे ये आगे बढ़ रहा है। इसकी मैनेजमेंट, इसकी टेक टीम हर एक चीज को आगे बढ़ा रही है। डे बाय डे यूज केस, डे बाय डे इकोसिस्टम्स, डे बाय डे प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हमें एज अ डेवलपर दिमाग नहीं लगाना है, हमें एज अ इन्वेस्टर दिमाग लगाना है, हमें एज अ लीडर दिमाग लगाना है। अपकमिंग इवेंट्स की बात करते हैं दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। अक्टूबर 7 और 8 2026 को एमएसटी ब्लॉकचेन टोकन 2049 जो इवेंट होने जा रहा है सिंगापुर में, वहां पे सिल्वर स्पॉन्सरशिप्स की तरीके से वहां पे एंटर हो रहे हैं। सिंगापुर मरीना बाय में स्टैंड्स वहां पे टोकन 2049, यानी और एक जगह पे एमएसटी को प्रेजेंट किया जा रहा है नेशनल, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। एमएसटी है तो सब कुछ संभव है गाइस। आगे बढ़ते, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। आज कुछ चीजें और भी आपको दिखानी थी, जैसे हमारे ग्रुप्स में बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें से ये फोटोज आपने जरूर देखे रहेंगे कल के दिन में, जो परसों के दिन में आए थे। तो यहाँ पे किसी ने शेयर किए हैं, ये फोटो शायद आपको शो नहीं हो रहा रहेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रमोद बोराटे जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड चेयरमैन, एमएसटी ब्लॉकचेन। द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इज नो लॉन्गर just about owning physical asset, is about making ownership more accessible, transparent। ये लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल डाला था, मैं लिंक्डइन के ऊपर चला जाता हूँ, वहां से आसानी से पता चलेगा। एमएसटी अपनी चीजों को कैसे आगे बढ़ा रहा है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। ये
बिग मूवमेंट है एमएसटी ब्लॉकचेन का, इंडियाज नेक्स्ट रियल एस्टेट एक्सपो। हमारे फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रमोद बोराटी जी एंड महेंद्र धुमसे जी वहाँ पे थे, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। और ये प्रोग्राम हुआ है ब्रिक्स चेन एंड एचटी मीडिया ग्रुप का। ब्रिक्स चेन ये पेटेंट कंपनी है जो ब्लॉकचेन टेक को आगे बढ़ा रही है, और ब्लॉकचेन टेक के ऊपर रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन यानी रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंटेशंस, उसके टोकनाइजेशन और उसके डीलिंग्स को आगे लेके आ रही है। तो ये एक कंपनी है। और यहाँ पे आप देखते रहेंगे प्रमोद बोराटी जी, सत्या जी, बहुत सारे कलीग्स जो उस इवेंट का समारंभ प्रारंभ कर रहे। और उसी इवेंट में और एक चीज हुई है जो मैं आप सभी के साथ में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग चलते हैं हमारे प्रमोद जी की प्रोफाइल पे। प्रमोद बोराटे जी, यहाँ पे आप देखोगे कि प्रमोद जी को शायद प्रमोद जी ने यहाँ पे पोस्ट नहीं डाला है, लेकिन पंकज जी ने मुझे ये भेजा था। पंकज जी शायद आपने ग्रुप में भेजा है, मैं उस पोस्ट को दिखाना चाहूंगा। मैनेजिंग एंड डायरेक्टर, चेयरमैन, फाउंडर प्रमोद बोराटे जी ऑफ मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट सर को वहाँ पे अवार्ड दिया गया है। इसको हम लोग थोड़ा सा और ये करेंगे। इंडियाज नेक्स्ट रियल एस्टेट एक्सपो, योर विंडो टू न्यू अपॉर्चुनिटीज पावर बाय ब्रिक्सचेन। प्रॉपर्टीज लीडर यानी इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इनोवेशंस की तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आने के लिए लीडर ऑफ द ईयर ब्लॉकचेन सेगमेंट का प्रमोद बोराटी जी को यह अवार्ड दिया गया है। यानी एमएसटी जो है वो हर एक जगह पे अपने टेक को, अपने इनोवेशंस को आगे बढ़ाते जा रही है। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। चलिए अभी आपके तरफ चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक यही डिस्कशंस कंप्लीट होता है। मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आगे बढ़ रहा, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। कुछ चीजें जो है मैं आप सभी के साथ में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। चलिए आज का पहला डिस्कशन लेते हैं हमारे मोहर सिंह सारंग जी का। मोहर सिंह सारंग जी, आपको अनम्यूट का मौका है सर। नमस्कार सर। सभी नमस्ते। सभी साथियों को मेरा सुप्रभात। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आज आपने मीटिंग शुरू की थी उस टाइम के अंदर बताया था एक्सचेंज आने का और लिस्टिंग का, तो आपने जो बताया था वो 2027 का सेकंड हाफ बताया था, राइट है? जी जी जी। लेकिन कुछ दिनों पहले प्रमोद बरोटे सर ने जो अपनी मीटिंग में कहा था कि 2027 का सेकंड तिमाही बोला था सर, तो इन दोनों सेकेंड बातों में तिमाही। सेकेंड तिमाही मतलब क्या होता है सर? सेकेंड हाफ ही होता है। सेकेंड तिमाही का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक्चुअली सेकेंड हाफ क्यों बोल रहा हूँ और उन्होंने भी सेकेंड तिमाही क्यों बोला है। सेकेंड तिमाही मतलब फर्स्ट तिमाही और फर्स्ट हाफ आता है 6 महीने का। ईयर का फर्स्ट हाफ आता है 6 महीने का, और सेकेंड हाफ आता है अगले 6 महीने का। तो मैंने जो बात कही है कि सेकेंड हाफ में, तो ये बात इसीलिए कही है क्योंकि उसके आगे नहीं बढ़ने वाला ये। तो मोहर जी, हम इसको ये मान के चल सकते हैं कि 2027 दिसंबर से पहले पहले कभी भी। नहीं, दिसंबर से पहले नहीं, सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ का मतलब ये है कि हो सकता है कि पहले 6 महीने कंप्लीट हुए और इसको एक्सचेंज पे लाइव कर दिया, एक्सचेंज लाइव हो गया। और ये भी बहुत ज्यादा टाइम बोला है सर ने। तो जुलाई जुलाई क्योंकि जुलाई मेन जुलाई चीज क्या अगस्त है। मान सकते हैं, जुलाई अगस्त मान सकते हैं सर। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, जुलाई अगस्त मान के चल सकते हैं। इसका इसका रीजन मोहर जी अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पिछले 6 महीने से हमारा एक्सचेंजर जो है वो तैयार है। जी सर।
पिछले 6 महीने से हम लोगों ने एक्सचेंजर को तैयार करके रखा है। जी जी सर। बस हम लोग वेट कर रहे हैं लीगलाइजेशंस की, कंप्लाइंसेस की। और ये जो बात कही है सेकेंड हाफ की, 1 साल का टाइम है सेकेंड हाफ का मतलब, क्योंकि अभी जून जी जुलाई चल रहा है, जी बराबर है। सर। तो हमारा ये मानना है कि मैक्स टू मैक्स हमारे जो कंप्लाइंसेस है, जिस तरीके से हम जिस वे में चल रहे, मैक्स टू मैक्स 1 साल जा सकता है। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, और कुछ सवाल सर मोर जी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अभी तक की एमएसटी की जर्नी देख के कैसे लग रहा है आपको? क्या कहना बहुत चाहेंगे एमएसटी के बारे में? सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी, क्या बातें और एमएसटी ने जो अभी तक कही है, जिस तरीके से टेक को इनोवेट कर रहा है, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स हो रही है, और जिस तरीके से मार्केट में इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? आपका राय क्या है? सर, एज सर अ देखिए वैलिडेटर आपको क्या लगता है? सर, एज ए वैलिडेटर तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा टारगेट है 2030 का। ग्रेट। उससे पहले मुझे कोई कॉइन अपने सेल नहीं करने, उस तक का मुझे वेट करना है। और जिस हिसाब जी से इसकी पार्टनरशिप हो रही है और जिस वे में ये अपना लगातार बढ़ रहा है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है कि सुंदर भविष्य है। बस इसको सही वे में और सही तरीके से चलते रहें, और जो उजुर फुजुर की जो बातें होती हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई मोहर सारंग जी। क्योंकि हमारा जो ऑफिस इनॉग्रेशन है उसका 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है। और इसकी हम लोग हर वॉरियर्स के साथ में, लेजेंड्स के साथ में मिलके इसका सेलिब्रेशन करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ की 23 तारीख को। तो हमारे सारे वॉरियर्स और लेजेंड्स 23 तारीख को पूना पहुंच रहे, और यहाँ पे हम इस ऑफिस इनॉग्रेशन का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। तो 1 साल एमएसटी ने बहुत अच्छे लेवल पे अपने कारपोरेट ऑफिस को चलाया है, और इसी वजह से एमएसटी ब्लॉकचेन के जो डेवलपमेंट से इकोसिस्टम से वो बहुत बढ़िया लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का सहारा और एक दूसरे का विजन मिशन लेके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो मोहन सिंह। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो पहली एनिवर्सरी के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षद जी, आपको अनम्यूट का मौका है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, स्पोर्ट्स का पार्टनरशिप के लिए कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो थैंक यू चुका सो है। मच सर, थैंक यू सो मच। और मेरा पोस्ट ही आपके पास पहुंच गया सर। मुझे खुशी हो रहा है सर। और नहीं, आप 100% एक्टिव रहते हो। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं एक सही बात बोलूं क्या, मैंने कल पंकज जी से हम आधा घंटा बात कर रहे थे। मैंने पंकज जी को कहा कि सर मैं कोई मैसेज डालता हूँ तो लोग देखते कम हैं, समझते कम हैं, उनको लगता है ये छोड़िए, हर रोज कुछ ना कुछ पोस्टिंग करता रहता है। लेकिन कहीं से ना कहीं से ये चीजें जब लोगों के दिमाग में चली जाती है कि यार एचओडी ने तो कुछ नहीं बताया, मैनेजमेंट ने तो कुछ नहीं बताया, हमारे फाउंडर्स ने तो कुछ नहीं बताया, और लीडर्स में भी कुछ नहीं बताया, कहीं पे उसके जूम पे ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं हो रहे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और सडनली एक पोस्ट आता है कि भैया हमारा एमएसटी का 11वां नोड सोल्ड होने जा रहा है, और उसके लिए फंड रेजिंग का लॉन्च पैड स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, और दिल से धन्यवाद आपको सर। इसी तरीके से जो हमारे इंटरनली जो चीज़ें चल रही है, जो काम आगे बढ़ रहे हैं, उसको ज़रूर कम्युनिटी के साथ में साझा करते रहिए। थैंक यू सो मच हर्षद जी। सर बोलिए। सर जी, अब इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ सर। जी अभी जो प्राइसेस इसके ऊपर मैं थोड़ा देख रहा था, वहां पर ये $51। $51 का है, टोटल 35 लाख 70,000 है। यहाँ पर रेट हम्म। फ्लैट रहने वाला है। इसके बारे में एज अ कैलकुलेशन जो है वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, पूरा नोड सोल्ड आउट होता है सर, हम्म, पूरा नोड होता है, फ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो रेट अप्रिसिएशन का ये ही नहीं बनता है उसमें। ओके। यहाँ पर टोकनाइजेशन हो सकता है ना, क्योंकि फ्रैक्शन का हिसाब से ही दाम दिया है। नहीं, बराबर है, हम्म, यहाँ पे टोकनाइजेशन हो सकता है, बट उसके पूरे राइट्स उस नेटवर्क के पास में, अपने ठीक पास में नहीं है।
ठीक है सर, तो प्राइस के बारे में $51 हाँ, का प्राइस हिसाब के से बारे गए में तो भी और टोकनाइजेशन के बारे में उसके पूरे राइट्स उनके पास में है, क्योंकि हम लोग उनको पूरा नोड सेल कर रहे हैं। ओके, नोट सर करें तो जी। लेकिन यहाँ पर दाम विदाउट जीएसटी जा रहा है ना, टैक्सेशन नहीं है। मतलब यहाँ पर 18% जीएसटी है। नहीं, पूरा पूरा जो नोड सोल्ड आउट हुआ है ना, हाँ, वो पूरा कंपनी नोड के सोल्ड साथ। आउट विद जीएसटी जाएगा। और प्राइस का हिसाब डाल दिया तो आज का दाम यहाँ पर 10th नोड में क्या चल रहा है, 4808 चल रहा है, लेकिन वहाँ राइट, पर डॉलर में कन्वर्ट किया तो 4813 आ रहा है। तो अब जो बराबर है। 10th नोड का आखिरी फ्रैक्शन सेल होगा तब 5857 होगा, तो यहाँ से भी राइट, लगभग 1200 रुपीस ऊपर होगा। मतलब वो राइट, 11वां नोट आज का डेट का प्राइस जो है विदाउट जीएसटी उस पर सेल होने जा रहा है और वहां पर राइट। सस्ता पड़ जाएगा। कहाँ पे? 11वां नोड? 11वां नोट सस्ता पड़ जाएगा। नहीं, सस्ता नहीं पड़ेगा सर। वहां पे है ना, वहां पे उस नोड को पूरी तरीके से सेल किया है, वो फ्रैक्शनल मॉडल में नहीं है। नहीं, जो भी राइट। लोग और खरीदते वहां पे हैं। और एक चीज आपने और एक चीज नोटिस की है क्या? वहां पे कमीशन डिवाइड नहीं हो रहे। हाँ, ओके ओके। ये भी है ना, तो ये फंडामेंटल कैलकुलेशंस रहते हैं। ओके, दैट्स फाइन सर। और यहाँ पर 11 नोड का वेबसाइट में जो प्राइस रेंज था वो था 5857 स्टार्टिंग से 7143। अब मान लेते हैं कि 11 नोड पूरा सेल हो गया तो नेक्स्ट 10th नोड होने के बाद हमारे लिए तो 12वां लोड आ जाएगा सेलिंग के लिए। राइट, तब इसका राइट, स्टार्टिंग प्राइस होना चाहिए 7143 का, तो यहाँ से यस। लगभग 1200 या 300 का प्राइस दोबारा जंप होगा क्या? देखिए, ये प्राइस एप्रिसिएशन जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। मैनेजमेंट यदि चाहती है कि हमारे वैलिडेटर्स का या हमारे कम्युनिटी को फायदा हो, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको उसका बेनिफिट दे, जैसे पिछले बार हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली रेट एप्लीकेशन होता जा रहा है। नहीं, पिछली बार जो 1500 हुआ वो सरप्राइजिंग था। यदि वो नहीं, चीज सरप्राइजिंग नहीं था। वहां पे क्या हुआ था कि जो हमारा 9th नोड है वो हमने सोल्ड किया था 8 नोड के प्राइस में। हाँ, तो 9th नोड का प्राइस सिस्टम ने लिया ही नहीं था कम्युनिटी से, बराबर है, क्योंकि 8वां नोड एंजल इन्वेस्टर्स को सेल किया था, बराबर है। तो अभी अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी ये डायरेक्टली लॉन्च पैड के ऊपर सेल हो रहा है। ओके सर। हाँ, तो अभी जैसे ही ये 11वां नोड खत्म होगा, 12वें नोड का प्राइसिंग आएगा। जरूर सर। अभी मान के चलिए कि तब तक अपने नोड्स खत्म भी नहीं हुए, फ्रैक्शंस खत्म भी नहीं हुए 10वें नोड के, और 12वां नोड भी जैसे ये आया इसी तरीके से और कोई एंजल इन्वेस्टर आया और 12वां नोड एक्टिव कर गया, तो क्या होगा? फिर 13वें नोड का प्राइस देना पड़ेगा हमें। जरूर सर। ना मेरा क्योंकि कहना ये तो होगा ही, क्योंकि क्या है, अभी अभी कंटिन्यू एंजल इन्वेस्टर पार्टनरशिप चल रही है। जी, ओके, आगे। मेरा ये मतलब था कि सरप्राइजिंग होने से पहले 15,000 जो जंप हुआ वो पहले 15 दिन या 20 दिन पहले बताया वो ये राइज होने वाला है करके, तो एग्जिस्टिंग वैलिडेटर बहुत सारे एक्चुअली परचेस कर सकते थे करके। नहीं, एक्चुअली ये बातें हो रही थी, ऐसा नहीं है हर्षित जी कि ये सडनली हुआ है। नहीं, मैंने इसकी नहीं। बातें हर एक जूम के ऊपर 1 महीना मैंने डिस्कशन किया है। प्राइस 15 दिन राइज। की भी बात छोड़ी, 1 महीना मैंने डिस्कशन किया है कि 8वां नोड खत्म होने जा रहा है, 7वां नोड खत्म होने जा रहा है, 8वां नोड हमारा एंजल इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है, तो 9th नोड का प्राइसिंग आ सकता है। नहीं, जो 10th में आया ना जंप 1,500 उसके बारे में बता रहा था, तो 9th का एंड होने से पहले। उसका जो डिफरेंस है ना, अभी देखिए हुआ क्या है, 8वां नोड एंजल इन्वेस्टर्स को सोल्ड किया, हाँ सर बिल्कुल। 9वां नोड हमने बाय किया, बराबर है, और 9th नोड जो सेल हुआ था वो 8वें नोड के प्राइस में सेल हुआ था। बिल्कुल सर।
तो जिस टाइम पे ये 9th नोड सेल हो रहा था 8वें प्राइस में, हम्म, 8 नंबर के नोड के प्राइस में, हम्म, तब कंटिन्यूअसली ये डिस्कशन जूम के ऊपर हो रही थी। ओके कंटिन्यू सर। कम्युनिटी में ये डिस्कशन हो रही थी कि जैसे ही 9th नोड खत्म हो जाएगा हम्म, इसका प्राइस वेरिएशन आएगा, ओके क्योंकि इसका रेट अप्रिसिएशन होने वाला है। ओके सर, मेरा ध्यान में नहीं आया होगा। ठीक है सर, और एक लास्ट नहीं, ये क्वेश्चन बात सर। हाँ, तो 11th नोड कब एक्टिव होगा सर? अभी मैंने लॉन्च पैड के ऊपर जो दिखाया 12 जुलाई, उसके पहले 1-2 दिन, 2 दिन पहले होगा। ठीक है सर, 2 थैंक दिन यू पहले, सर। क्योंकि कोई भी नोड जब एक्टिवेट होता है हम्म, तो पहले उसको टेस्ट भी किया जाता है, स्केल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लॉक वैलिडेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम्म, 48 आवर्स का टाइमिंग रहता ही है उसका। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और कुछ सवाल? बस सर, थैंक यू। आपके वीडियोस बहुत ही शानदार रहते हैं, नॉलेजेबल रहते हैं हर्षद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहना है, ये अभी जो जर्नी स्टार्ट की है एमएसटी ने, जिस तरीके से ये अपनी इनोवेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं? सर मेरे पास जो व्यूअर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैंने स्टडी किया। इसके बाद में एमएसटी छोड़ के कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स है। जैसे इंडिया में और भी 2 ब्लॉकचेन है। एक ब्लॉकचेन था वो 2022 ने उसने टेस्टनेट शुरू किया था। इसके बाद में उसने कॉइन पहले से ही सेल किया था। उस कॉइन का 99.5% का वैल्यू धमार हो गया, नीचे गिर गया। ये सब देखने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है, इसके बाद में ये छोड़ के क्यों दूसरा प्रोजेक्ट में जाएंगे। और जो भी अभी कॉइन का 1 रुपये तक या 80 पैसा तक आ चुका है, जो मैंने ये 15 दिन 20 दिन पहले 55 पैसे में खरीदा था, अभी इतना आ गया। तो ये तो आराम से 5 रुपये तक दिसंबर तक आराम से जा सकता है। तो यहाँ पर कॉइन परचेज में भी एक अच्छा मौका मिल रहा है। जो लिक्विडिटी नहीं है, ये सब जो बोल रहे थे 2 कौड़ी का वैल्यू नहीं है, उनका आंखें अभी तो खुल गए होंगे। अभी वो जो चूना बेच रहे थे लोगों को अपना प्लेटफॉर्म के लिए लेके जाने के लिए, उनको तो अभी दूसरा कुछ बहाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बहाना तो फेल हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि यहाँ पर लिक्विडिटी देने का ज़रूरत नहीं है। जो भी ये बायर्स है, इतना लोग बड़े, उन दोनों को, बायर्स और सेलर्स को एक जगह पे लेके आके उनको सुविधा बना दिया तो बस काफ़ी है। बायर्स बहुत है, परचेज करने के लिए तड़प रहे। अभी 10 लाख कॉइन का रिक्वायरमेंट मेरे पास आ चुके हैं, बट सेलर्स नहीं मिल रहे हैं सर 1 रुपये से नीचे का दाम पर। और एक मैं चीज पूछ रहा था हर्षद लोबू जी, कि कॉइन बाय करना सही है या फ्रैक्शन बाय करना सही है? सर अभी क्या हो रहा था, जो नोट फ्रैक्शन का प्राइस के सामने कॉइन सस्ते में मिल रहा था, तब कॉइन बना। अभी बैलेंस हो चुका है सर, अभी दोनों भी सही है। और जैसे ही कॉइन महंगा हो जाता है, मिलना मुश्किल हो जाता है, तब आपको नोट फ्रैक्शन ही सेल करना है। जब इम्बैलेंस था, ये 15 दिन 20 दिन पहले इम्बैलेंस था, 50 पैसे में कॉइन मिल रहा था, वो तब कॉइन मिलना बहुत अच्छा था। अब के 1 रुपये 20 पैसे कोई 2 रुपये में परचेस करे, 2 रुपये में कॉइन परचेस करने से बजाय नोट फ्रैक्शन परचेस करना, ये दोनों का प्राइस बैलेंस में ही जाना है। और कॉइन भी एमएसटी ब्लॉकचेन का ही है, उसको भी अक्यूमुलेट करना ही है। और जिन्होंने पहले खरीदा है सेकंड नोड पे, फर्स्ट नोड पे, पब्लिक नोड पे खरीदा है, उनको तो मौका मिलना चाहिए ना 1.5 साल के बाद उनको प्रॉफिट बुक करने का। वो तो प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं सर, 14 पैसे में उनको एक कॉइन का कॉस्ट पड़ रहा है। तो 1 रुपये में सेल किया तो वो 500% 600% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लॉस तो बुक नहीं कर रहे हैं। तो उनको भी प्रॉफिट बुक करने चाहिए, यहाँ से आगे वाला प्रॉफिट हम लोग खा लेते हैं जो कॉइन परचेस करके। अभी मैंने नोट फ्रैक्शन भी सितंबर में खरीदा था, 100 से अधिक नोट फ्रैक्शन है। अब कॉइन भी 1.5 लाख कॉइन परचेस करके भी रखा है। तो दोनों भी साथ में चलना है सर। और एक बात थी कि क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि बेनिफिट दायक कौन सा है, कॉइन बाय करना बेनिफिट दायक है या फ्रैक्शन बाय करना बेनिफिट दायक है? सर आपको सस्ते दाम पर कॉइन मिल रहा है तो कॉइन भी एमएसटी ब्लॉकचेन का है, खरीदना है। कॉइन ही नहीं मिल रहा है आपको एक विश्वसनीय जगह पे, या महंगा मिल रहा है, तो आप नोट फ्रैक्शन से आराम से आप परचेस कर सकते हैं। कितना चाहिए तो आप परचेस कर दीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा
यदि आप एज अ कॉइन होल्डर बनते हैं तो आप 5 लाख कॉइन लेंगे, 10 लाख कॉइन लेंगे, या 20 लाख कॉइन लेंगे। इतने तो कॉइन मुझे नहीं लगता है कहीं पे मिल रहे, लेकिन फिर भी लेंगे। तो वो कॉइन सेल कर दिए, आपकी ओनरशिप खत्म हुई, आप इस ब्लॉकचेन के बस यूजर और ट्रेडर बन के रह गए। लेकिन उसी अमाउंट से यदि आपने फ्रैक्शंस खरीदे तो आपका बेनिफिट क्या हुआ? अगले 18 साल, मैं 18 साल क्यों बोल रहा, क्योंकि 2 साल बहुत बहुत जल्दी हमारे खत्म होने वाले हैं अभी। तो अगले 18 साल इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स को एज अ रिवॉर्ड में आप कमाओगे। दूसरी बात, जो आपने फ्रैक्शन लिया है, जो आपने ओनरशिप ली है, उसका प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है। यानी दो बेनिफिट्स आपको हो गए। एक तो आपके पास में नेटिव कॉइन आ रहे हैं, उसको आप ट्रेड करोगे, उसको आप बेनिफिट लोगे। दूसरी चीज कि जो आपके पास में फ्रैक्शन आ रहे हैं, जो आपके एसेट्स है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उसका दाम डे बाय डे बढ़ रहा है। आज इथेरियम के नोड वैलिडेटर बनने के लिए जो इथेरियम होल्ड कर रहे हैं, बीएनबी के नोड वैलिडेटर बनने के लिए जो बीएनबी होल्ड कर रहे हैं, वो उतना दाम दे रहे हैं उस वैलिडेटर फ्रैक्शंस के लिए, नोड्स के लिए। यानी दो तरीके से आप यहां पे बेनिफिट्स बना सकते हो। साथ ही साथ इस ओनरशिप्स के थ्रू इस ब्लॉकचेन के गवर्नेंस वोटिंग राइट्स को भी आप निभा सकते हैं। यदि आपने आपके नेटिव कॉइन्स यहाँ पे गवर्नेंस एंड डाउ में होल्ड किए, स्टेक किए। इसके अलावा पीओएस मैकेनिज्म में भी आप आगे बढ़ सकते हो। पीओएस में आपके नेटिव कॉइन्स को स्टेक कर सकते हो, यहां से डेली जो ट्रांजेक्शन्स बन रहे हैं उसके बेनिफिट्स आप ले सकते हो। इसी के अलावा अलग अलग इकोसिस्टम जो आ रहे हैं वो आप यूज कर सकते हो। तो फ्रैक्शन वैलिडेटर बनना ये बहुत नसीब की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉइन्स आपको कभी भी मिल जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शंस आपको कभी नहीं मिलेंगे जैसे ही 21 नोड एक्टिवेट हो गए। ये ओनरशिप आपको फिर से कभी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो बहुत बड़े दाम में मिलेगी। तो फ्रैक्शन होल्डर बनना, इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद 9 बज चुके हैं।